Hello my dear students, myself Kapil Joshi and I am Deputy Head of Mathematics Department in Resonance. And today I am here in front of you to discuss the questions which have been asked in the JEE Main Shift 1 exam which was held today on 29 January 2023. First of all, I want to clear that all the questions are based on the memory of those students who appeared in JEE Main exam, and I also want to thank you all those students who came in the institute just after giving their exam and helped us in collecting these questions. Now I will start discussing these questions one by one. जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है ये डिफरेंशियबिलिटी की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं हम, आसान सा सवाल है ना। तो एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है हमें, if f of x plus y is equal to fx plus f of y minus 1 and f dash 0 is equal to 2, then mod of f of minus 2 हमें कैलकुलेट करना है ना। तो सिंपली ये जो इक्वेशन हमारे पास है f of x plus y is equal to fx plus f of y minus 1, f dash 0 दिया हुआ है तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं f dash 0 को क्रिएट करना है इसके अंदर। तो वी कैन पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है, हम फंडामेंटल मेथड का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके सिखाए जाते हैं क्लासेस में आपको ना। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यूज कर सकते हैं और जो फंडामेंटल मेथड होता है f dash x वाला वहां से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो सिंपली हम पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करते हैं ना। तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट दिस partially with respect to x. What do we get? F dash x plus y is equal to f dash x, partially differentiate कर रहा हूँ with respect to x में, तो f of y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 1 का भी 0 हो जाएगा ना। अब इसका मुझे यूज करना है ना, और अगर मुझे इसका यूज करना है इस गिवन इन्फॉर्मेशन का, तो वी पुट x बराबर 0, x बराबर 0 पुट कर दिया मैंने। x बराबर 0 पुट करने पर व्हाट वी गेट? f dash y is equal to f dash 0. Since f dash 0 is equal to 2, therefore f dash y will become 2. अब मुझे फंक्शन चाहिए ना, f of minus 2 निकालने के लिए फंक्शन चाहिए, तो वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो इंटीग्रल ऑफ दिस इज f of y दैट इज 2y प्लस c। नाउ हमें c निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन देखनी पड़ेगी, तो ये एक फंक्शनल रिलेशन हमारे सामने है ना, और यहां से मैं बोल सकता हूं इफ यू पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, इफ यू पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इन द गिवन फंक्शनल रिलेशन, देन व्हाट वी गेट? f of 0 इज इक्वल टू f of 0 plus f of 0 minus 1. Therefore the value of f of 0 will come out to be 1. तो मैं यहाँ c निकालने के लिए f of 0 का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो we put y बराबर 0, तो f of 0 is equal to 0 plus c, but the value of f of 0 is 1, therefore c will come out to be 1. और अगर c 1 आ गया हमारे पास, तो from this relation we can say that f of y will be equal to 2y plus 1, or we can say that fx is equal to 2x plus 1. Now we can easily find the value of modulus of f of minus 2. So since f of minus 2 is equal to minus 3, and therefore mod of f of minus 2 will come out to be 3, will come out to be plus 3. The correct answer will be equal to plus 3. तो ये सब मेमोरी बेस्ड है बच्चों, जो भी बच्चों ने बताया हमें आके, डेटा हो सकता है आगे पीछे हो, कोशिश तो करते हैं जितना एक्यूरेसी आ सके उतनी लाने की कोशिश करते हैं। नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन से है, इसमें भी लिमिटिंग कंसेप्ट का यूज किया गया है ना। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसको सोल्व करना है, एक बाउंड्री कंडीशन है कि द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस y, जो फंक्शन वहां से मिलेगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है मुझे x अप्रोचिंग टू 0 प्लस पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट लगाकर इसको बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता है ना। तो अगर मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट लगाता हूं तो द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx एंड इज इक्वल टू dy अपॉन y। तो बड़ी आसानी से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर दिया हमने ना। नाउ वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो व्हाट वी गेट? 1/x का इंटीग्रल आ जाएगा ln x, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस 1/x, और ये आ जाएगा 1/y ln y एंड प्लस c ln y प्लस c। अब c निकालने के लिए कहीं ना कहीं कंडीशन है, द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e, बस इसी बात का मैं यूज कर लूंगा ना। तो x बराबर 1 रखूंगा
y की वैल्यू 1 आई, x बराबर 1 पर y की वैल्यू e आ जाएगी ना, तो x बराबर 1 पर कितना आ गया है, 0 आ जाएगा, x बराबर 1 पर ये -1 आ जाएगा, x बराबर 1 पर y की वैल्यू e है, तो व्हाट इज ln e, ln e is 1 n plus c, therefore c will come out to be -2, तो c की जो वैल्यू है -2 आ जाएगी बच्चों ना, मतलब c आने के बाद हम यहाँ रख सकते हैं इसमें ना, therefore this equation can be written as, इस इक्वेशन को अब ऐसे लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ ना, and this can be written as ln x -1 by x is equal to ln y -2, y कैलकुलेट करना है बच्चों हमें ना, तो y यहाँ से निकाला जा सकता है ना, और y निकालने के लिए अगर मैं कोशिश करूँगा तो ln y can be written as ln x -1 by x n plus 2, और अगर मैं यहाँ से y निकालता हूँ तो we can find the value of y निकालने के लिए कितना आ जाएगा, y will be equal to e रेस्ट टू पावर ln x, पूरा ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा पावर में ना, तो e रेस्ट टू पावर ln x का मतलब x हो जाएगा into e रेस्ट टू पावर 2 - 1 by x. Now we have to calculate limit y x approaching to 0 plus x approaching to 0 plus y, ये कैलकुलेट करना है बच्चों में ना, बस इसको निकाल सकते हैं ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म वगैरह चेक कर लेंगे हम, 0 प्लस पे लिमिट निकाल लिए एंड दैट इज x इंटू ई रेस्ट टू पावर 2 - 1 by x. तो अगर मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो ये 0 पे अप्रोच कर रहा है और 0 प्लस पर ये आएगा प्लस इन्फिनिटी यानी -इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 0 इंटू ई रेस्ट टू पावर -इन्फिनिटी, 0 इंटू 0 ही आएगा एंड दैट विल कम आउट टू बी 0, तो आंसर विल कम आउट टू बी 0, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0. तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आसान सवाल था, आसान सवालों की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये थोड़ा डेफिनेट इंडिकेशन से रिलेटेड है. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, where this is representing the greatest integer function, then we have to evaluate the value of 0 से 2 fx dx. तो थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा हमें ना, तो ये जो इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है, ग्राफ वगैरह बना के भी देख सकते हैं हम चाहें तो, एक्स स्क्वायर है और 0 से 2 की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाकर देखूंगा, हम सोच भी सकते हैं मैथमेटिकली भी ग्राफ बनाकर भी देखा जा सकता है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं 0 से 2 में इंटरेस्टेड हूँ ना, तो मैंने 1 को मार्क कर लिया यहाँ पर और मैंने यहाँ 2 को मार्क कर लिया. पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का, तो अगर x 0 से 1 के बीच में रहेगा तो उस इंटीग्रल पार्ट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 1 आ जाएगी ना, यानी 0 पर वैल्यू आ जाएगी 1. यहाँ मैंने 1 को मार्क कर लिया, यहाँ मैं 2 को मार्क कर सकता हूँ, या 3 को मार्क कर सकते हैं और यहाँ 4 को मार्क कर सकते हैं ना. तो जब 0 से 1 में ये 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो रहेगा दैट इज इक्वल टू 1, तो 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ होलो सर्कल आ जाएगा ना, 1 से 2 के बीच में वो आ जाएगा 1, तो 2 आ जाएगा मतलब है ना, यहाँ डार्क सर्कल आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा ना, उस 2 को इंक्लूड करें नहीं करें उससे कोई वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा ना. तो ये हमने डायग्राम बनाया 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का. अब एक्स स्क्वायर का डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ 0 से 2 के बीच में, तो 0 पर 0 रहेगा, 1 पर वो 1 आ जाएगा हमारे पास, और हमें चाहिए मैक्सिमम वाला फंक्शन, और कहीं ना कहीं बराबर भी होंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर का डायग्राम इसको कहीं कट करेगा, और जहाँ कट करेगा तो मुझे एक्स स्क्वायर बराबर 2 को सोल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो एक्स बराबर √2 कहीं बीच में आ जाएगा ना, ये कहीं एक्स बराबर √2 कहीं बीच में आ जाएगा ना, ये √2 कहीं बीच में आ जाएगा, और 2 पर उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी. तो डायग्राम जो बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का डायग्राम वो कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा. अब 0 से 2 में मैक्सिमम फंक्शन चाहिए हमें, तो मैक्सिमम फंक्शन लाने के लिए हम ध्यान से देखें कि ये कट कहाँ कर रहे हैं ना, ये कट बेसिकली कर रहे हैं हमारे पास, ये कट करेंगे एक तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अगर हम देखें तो यहाँ कट कर रहे हैं, तो 0 से 1 के बीच की अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम फंक्शन मुझे मिल रहा है 1. फिर अगर मैं 1 से √2 देखूंगा तो अगेन मैक्सिमम फंक्शन मिल जाएगा 2, वो कांस्टेंट फंक्शन आ जाए. √2 से 2 पर अगर मैं आऊंगा तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर निकल जाएगा ना. देयरफॉर वी कैन से दैट 0 से 2 fx dx, इस इंटीग्रल को ब्रेक करना ही होगा हमें ना. डायग्राम में साफ साफ दिखाने की कोशिश की है मैंने, येलो जो ग्राफ बना हुआ है ये 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का है, और जो रेड ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और हमें मैक्सिमम फंक्शन चाहिए कि दोनों में से कौन बड़ा है, वो हमें fx के बराबर आ जाएगा. तो सबसे पहले इसको ब्रेक करता हूं मैं 0 से 1, तो 0 से 1 में अगर ब्रेक कर रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 dx हो जाएगा, दैट विल बी 1 dx. अब मैं आता हूं 1 से √2 पर, 1 से √2 पर अगेन एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे रहेगा और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऊपर रहेगी ना, तो यहां से आ जाएगा 2 dx.
और अगर मैं रूट 2 के बाद अगर रूट 2 से 2 पर जाऊंगा, अब एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से आपके पास आती है ना, तो इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से डी एक्स से एक्स 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा ये, और यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो 1/3, एक्स क्यूब से कितना मिलेगा मुझे 8 मिलेगा, एंड दैट इज 2 रूट 2। बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको कैलकुलेट किया जा सकता है और आंसर निकाल सकते हैं हम। तो ये 1 से -2 आएगा और 8/3 आ जाएगा, तो 8/3 और ये आएगा -1। अब रूट 2 वाला देखते हैं हम, तो 2 रूट 2 और वो आएगा हमारे पास 2 रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 2/3, 2 रूट 2/3। तो यहां से कितना आएगा 5/3, दिस विल बी इक्वल टू 5/3 एंड 5/3 प्लस 6 minus 2 is 4, 4 root 2/3, this will be the correct answer। ये आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। तो आसान था मेरे हिसाब से, ये भी ब्रेक करना आता है, इस तरह के सवाल करते भी हैं, क्लास इलस्ट्रेशन में भी आते हैं, शीट में भी आते हैं ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी थोड़ा आसान कैटेगरी में था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये सर्कल से रिलेटेड है ना। इफ द पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल दिस, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट दीज पॉइंट्स ए एंड बी इंटरसेक्ट एट सी, देन the radius of the circle drawn with center C and the line joining AB as its tangent is। जो बच्चों ने बताया, जिस तरह से बच्चों ने थोड़ा बताया, एक्चुअली मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, पूरा डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते बच्चा, अपनी मेमोरी में कुछ बात बताता है ना, कुछ सवाल डायरेक्ट याद रहते हैं ना, इतनी बड़ी थ्योरेटिकल लैंग्वेज होती है, पॉइंट में भी थोड़ा कई बार दिक्कत आती है, तो डेटा सेट भी करना पड़ता है कई बार, ताकि एक सही क्वेश्चन सही फॉर्म में आपके सामने लाया जा सके ना। तो इसमें सर्कल दिया हुआ है हमें, सर्कल पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक्चुअली हमें सर्कल में 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी पॉइंट रखे हैं सर्कल पर, और ए और बी पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, मैंने मान लिया ये पॉइंट ए हमारे पास है, ये पॉइंट को बी हमारे पास है ना। अब ए और बी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, तो कहीं ना कहीं डायग्राम से लग रहा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट लगाएंगे हमें ना, और हमें सी को निकालना पड़ेगा। सी को सेंटर मानते हुए मुझे उस सर्कल का रेडियस निकालना है, इसके लाइन ए बी का टेंजेंट है ना। तो सबसे पहले मैं चाहूं तो ए बी का इक्वेशन निकाल सकता हूं ना, तो ए बी का इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं ना हम, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं ना। तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और यहां से लाइन निकाल सकता हूं मैंने, तो ये y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप निकालने के लिए हम y2 माइनस y1 का यूज कर सकते हैं। तो स्लोप विल कम आउट टू बी 3/2 और इंटू x माइनस x1, और x माइनस x1 से आ गया x माइनस 8। बस अब यहां से निकाल सकता हूं मैं, 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 24, and the equation of AB is 3x minus 2y minus 34 is equal to 0। This is the equation of AB। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सेंटर C है और ये लाइन उसकी टेंजेंट है। तो C आने के बाद मैं C पॉइंट की या उन सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा, क्योंकि ये टेंजेंट दिया हुआ है। जिस सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है उसके लिए C तो सेंटर है और ये लाइन टेंजेंट है, तो C पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। C निकालने के बाद हम C पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट विल गिव द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। अब सी पॉइंट निकालने के लिए हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ए बी का इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने एज्यूम कर लिया कि सी इज एच कोमा के, द पॉइंट सी इज एच कोमा के। अब एच कोमा के से मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, तो उनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गई, ए बी हो गई। इस ए बी का इक्वेशन ऑलरेडी हम जानते हैं, एक बार हम और निकाल लेते हैं बाय यूजिंग टी बराबर 0। तो सिंस ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू द गिवन सर्कल, therefore equation of chord of contact AB is t बराबर 0। अब सर्कल के लिए मुझे t लिखना है, जिसकी ट्रिक जानते हैं लिखने के लिए। तो व्हाट वी गेट, x into h प्लस y into k माइनस 3/2 x प्लस h एंड प्लस 5 into y प्लस k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB का इक्वेशन निकाल लिया मैंने ना। क्या करने वाले हैं हम, इस AB की इक्वेशन को और ये भी AB का इक्वेशन, इनको कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करके हम h और k की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे फिर हमारा काम चल जाएगा। C पॉइंट आने के बाद हम लेंथ तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं हम चाहें तो। इसको मैंने सिस्टमेटिकली लिखा x h माइनस 3/2, x के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया मैंने। सिमिलरली y के जो कोफिशिएंट है उनको भी कलेक्ट कर लिया, k माइनस k प्लस 5 आ जाएगा शायद, y के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लिया। बाकी जो कांस्टेंट टर्म जिसमें x और y नहीं आ रहा उनको अलग लिख लेते हैं, माइनस 3/2 इंटू h माइनस 3/2 इंटू एच एंड प्लस 5k माइनस 15 बराबर 0। ये ऐसा आ जाएगा।
अब ये जो ए बी का इक्वेशन है और ये इनको कंपेयर करने वाले हैं हम। नाउ वी आर कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस। इनको कंपेयर अगर मैं करूंगा तो कंपेयर कर सकते हैं ना, इनको कंपेयर कर लेंगे। यहां से मैं एक्स का कोफिशिएंट का रेशो, वाई के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट टर्म का रेशो सेम कर दूंगा। तो जिससे इनको कंपेयर करूंगा तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के बाद सी जो पॉइंट आएगा हमारे पास, यानी जो एच और के की वैल्यू आएगी, दैट विल कम आउट टू बी -8 माइनस 28/3। ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों ना। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं इस ए बी को और इस लाइन को कंपेयर करूंगा तो 3 रेशो आएंगे हमारे पास, उनसे एच और के में 2 इक्वेशन जनरेट कर लेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 8 माइनस 28/3। अब ये जो सेंटर आ गया और ये रिक्वायर्ड सर्कल का ये तो सेंटर है और ये रिक्वायर्ड सर्कल का टेंजेंट है, मतलब उस सी पॉइंट से मैं यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूंगा। तो रिक्वायर्ड रेडियस विल कम आउट टू बी, अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं तो रिक्वायर्ड रेडियस में निकाल सकता हूं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं ना। तो रिक्वायर्ड रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, यहां से ड्रॉ कर रहा हूं मैं परपेंडिकुलर, तो 24 हम पॉइंट रख रहे हैं तो प्लस 56/3 आ जाएगा, और यहां से मिलेगा -34, यहां से मिलेगा -34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई होल स्क्वायर। ये रेडियस आ जाएगा हमारे पास है ना। तो 34 है वो, दैट इज 34, वो 34 आ जाएगा। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो 24 आएगा, 24 के बाद प्लस 56/3 आ जाएगा, -34 आएगा। बस अब ये कैलकुलेट करना है मुझे ना, तो ये -10 आ जाएगा एंड देयरफॉर r विल बी इक्वल टू -10 से -30 आ जाएगा, तो 26/3 इंटू √13 ये आ जाएगा हमारे पास है ना। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2√13/3, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, और उसको लिख सकते हैं चाहे तो √52/3 लिखा जा सकता है ना। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। ये भी एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है, और फंक्शनल रिलेशन और सीक्वेंस को थोड़ा मिक्स कर दिया उन्होंने। मैं थोड़ा डिफरेंस का कहीं ना कहीं स्प्लिट करेंगे हम जनरल टर्म को। तो ये एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है f(x + y) = fx + f(y)। f(1) भी गिवन है, तो कुछ रिलेशन याद करने के लिए भी बोलते हैं, अपनी शीटों में भी लिखे हुए हैं ना, पेज नंबर तक बताते हैं आपको, यहाँ लिखा हुआ है, इनको याद रखते हैं हम। तो इफ f(x + y) = fx + f(y), देन क्लियरली वी कैन से दैट fx = kx। अब k मुझे निकालना है तो मुझे f(1) दिया हुआ है ना, और अगर f(1) 5 के बराबर है, 1/5 के बराबर, इफ f(1) = 1/5, तो यहां से मैं k कैलकुलेट कर पाऊंगा एंड k विल कम आउट टू बी 1/5। Therefore we can say that fx = x/5। लेकिन ये सम निकालने के लिए हमें दिया हुआ है कि fn की आवश्यकता है हमें, therefore f of n will be equal to n/5। ये n/5 के बराबर आ जाएगा बच्चों ना। बस अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इस फंक्शनल रिलेशन का यूज कर लिया हमने। अब हमें सिग्मा पर जाना है ना, तो सिग्मा में दिया हुआ है हमें n = 1 से लेकर m तक दे रखा है ना। तो सिग्मा n = 1 से लेकर m, और f of n हमने निकाल लिया है ना, दैट इज n/5। तो n को मैं ऊपर रख लेता हूं और 5 को मैं नीचे लेके आ जाता हूं ना, n × n + 1 × n + 2 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/12। तो ऐसा करते हैं, एक तो n को n से कैंसिल कर देते हैं, इस 5 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कांस्टेंट टर्म सारी एक तरफ आ जाएगी। इस 5 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ लिख लिया मैंने 5/12 करके। बट अब इसको स्प्लिट कर दो आप, स्प्लिट करना हमें आता ही ना, इसको स्प्लिट कर सकते हैं और इसको स्प्लिट करके निकाला जा सकता है। तो स्प्लिट करने पर क्या आएगा, सिग्मा तो मेंटेन रखा हमने, n = 1 से लेकर m, और उसको स्प्लिट कर दिया मैंने 1/n + 1 - 1/n + 2, एंड दैट इज इक्वल टू 5/12। तो इस सम को निकालना आता ही है ना हमें। और अगर मैं इस सम को निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को अगर निकालता हूं, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने अगर अप्लाई करता हूं सिग्मा, तो व्हाट वी गेट 1/2 - 1/3, ये n = 1 के कोरस्पॉन्डिंग आ गया है ना, n = 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1/3 - 1/4 आ जाएगा, देन वी गेट 1/4 - 1/5, और अगर लास्ट में मैं अगर m रखूंगा तो वी गेट 1/m + 1 - 1/m + 2। ये लेफ्ट हैंड साइड का सम निकाल रहे हैं, फिर बाद में इसको 5/12 के बराबर इक्वेट कर देंगे हम। तो जैसे मैं इनको ऐड करूंगा ये टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी हमारे पास है ना, और फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड का सम आएगा, देयरफॉर LHS = LHS में जो एक्सप्रेशन था उसका सम निकाल लिया, दैट इज 1/2 - 1/m + 2, एंड दिस इज इक्वल टू
5/12, मतलब यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो 1/2 माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू 5/12, मतलब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे एंड वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ m। तो व्हाट वी गेट 1/2 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 2, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो ऊपर आएगा 12 माइनस 10, तो 1/12 आ जाएगा, मतलब है ना, therefore m plus 2 is equal to 12 and therefore the value of m will come out to be 10। तो जो m का वैल्यू आएगा बच्चों वो 10 आ जाएगा ना, इंटीजर टाइप में था ऐसा बच्चों ने बताया ना, इस तरह से इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं।